हाँ जी, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? कक्षा नवी मेरे प्यारे दोस्त, क्या हाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम 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 टू दिस सेशन। हाउ इज इट गोइंग? क्या चल रहा है बताओ? दिखाई सुनाई दे रहे हैं? बताइए बताइए बताइए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? आज हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फेरोस के बारे में पढ़ेंगे, आज हम ममीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इजिप्ट लेके चलता हूं तुम्हें। तो कल हमने क्या किया था? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अपनी कंप्लीट हो गई है, ध्यान है? आ जाओ। तो जैसे अच्छा, कल कुछ बच्चे बीसीई वगैरह में इनमें कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हिस्ट्री जैसे क्या है ना, हिस्ट्री इज लाइक अ मूविंग ट्रेन। एक जो नंबर स्केल होता है ना, वैसा है। तो उसमें क्या रहता है, जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 2026 साल, है ना। तो हम 2026 में जी रहे हैं, मतलब 2026 साल हम जी चुके हैं। क्लियर हुआ? हम 2026 साल हम जी चुके हैं। अब इस 2026 साल के पूरे सफर में हमने क्या देखा? इस 2026 साल के पूरे सफर में हमने देखा जीरो से हम 2026 तक जी चुके हैं, ठीक है। अब ये 2026 साल जो है, तो इन 2026 साल में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इन 2026 साल में आपको देखने को मिल रहा है कि ये टाइमलाइन में क्या है, हम क्या लिखते हैं 2000, मतलब जैसे ये एडी का पार्ट होता है। 2026 एडी बोलेंगे इसको। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। एनो डोमिनी यानी जीरो को जो हमने बेंचमार्क लिया कि जीरो से 2026 साल आगे आ चुके हैं अपन। लेकिन अब जैसे हम देख रहे हैं ब्रॉन्ज एज देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं क्या नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक पीरियड्स हो रहे हैं। तो ये सब क्या, ये तो आज से जो जीरो का हमने रेफरेंस लिया है। जीरो क्या है? ये बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट है। तो यीशु मसीह का जिस दिन जन्म हुआ था, उनके जन्म से हम हिस्ट्री को जीरो मान के चल रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखी गई है। तो यीशु मसीह के जन्म को उन्होंने जीरो कंसीडर किया है। उनके जन्म से आज 2026 साल हो चुके हैं, ठीक है। और हिस्ट्री तो लेकिन उनके पहले भी थी। तो उनके पहले की जो हिस्ट्री थी, जैसे मौर्यन पीरियड रहा होगा, मौर्यन पीरियड के पहले जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन रही होगी। तो आज से अगर मान लो आज से हम बोलते हैं कि 5000 साल पुरानी बात है, तो 5000 साल पुरानी बात का मतलब क्या हो जाएगा कि 2000 साल तो ये हो गए, है ना। और 3000 और पीछे चले जाओ, तो 3000 और 2000 5000 साल पुरानी बात हो गई है। लेकिन क्योंकि बिफोर दी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट की जो हिस्ट्री रही है, तो उसको क्या लिखा जाता है? उसको बीसी भी लिखा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। या फिर नॉन क्रिश्चियंस क्यों माने जीसस क्राइस्ट के हिसाब से? वो तो जीरो मानेंगे, जीरो के बाद में आगे एनो डोमिनी है, और जीरो के पीछे जो है उसको क्या कहा जाएगा? बीसीई। मतलब ये कॉमन एरा हो गया, इसको सीई भी कहा जाता है। जीरो के बाद की चीज को नॉन क्रिश्चियन जो है तो वो सीई कहते हैं, कॉमन एरा। जीरो के बाद कॉमन एरा, और जीरो के पहले बिफोर कॉमन एरा बीसीई हो जाता है। समझ गए? समझे? एनबीसी वाले बच्चे इधर आ। क्लियर हुआ? आया ना समझ में अच्छी तरह से? बताओ, इज दैट क्लियर? स्किन केयर रूटीन बताऊंगा फिर बाद में, पहले ये बताओ, यहां तक क्लियर है? बढ़िया। तो ऐसे हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, ये अपन ने देख लिया, ठीक है। ऐसे हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, ये अपन ने देख लिया। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े, तो यहां से आगे बढ़े तो अपन ने क्या क्या देख लिया था? हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन में देखा था कि हिस्ट्री हमें कैसे पता चलती है, रिटर्न सोर्सेज से, और रिटर्न सोर्सेज के पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। उन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेसिस पे हमने ह्यूमन हिस्ट्री को और पीछे तक जाना, हमने हमारे एंसेस्टर्स को जाना कि कैसे हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, होमो हैबिलिस से, होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बने, और हम कैसे इवॉल्व हुए, ठीक है। अलग अलग टाइम पीरियड में जैसे अगर आप देखेंगे तो मिलियंस ऑफ ईयर, इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर जिसमें ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए। अफ्रीका छोड़ के वो रेस्ट ऑफ द पार्ट में गए, ठीक है। उन्होंने हथियार उठाना, हाथ स्टोन टूल्स बनाना सीख लिया, होमो सेपियंस बन गए। और होमो सेपियंस जो थे, तो उन होमो सेपियंस ने फिर अलग अलग एज में क्या कह सकते हैं अपना जीवन व्यतीत किया। तो वो पहले पैलियोलिथिक एज में रहे, फिर मेसोलिथिक एज में रहे, फिर नियोलिथिक एज में गए, जहां तक आप क्या कहते हैं ये पाषाण युग रहा। नियोलिथिक में वो क्या है,
सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए, फिर उन्होंने कॉपर का यूज करना शुरू किया। चालकोलिथिक पीरियड में जब ब्रॉन्ज बनाया तो ब्रॉन्ज एज आई और आयरन एज आई। ठीक है, ये अलग अलग एजेस उन्होंने जिए। तो अलग अलग एजेस में ह्यूमन बींग्स कैसे इवॉल्व हुए वो हमने देखा कि सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट हो गए, फाइन टूल्स का इस्तेमाल करने लगे, फिर वो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन में खेती करने लगे, तो खेती में पत्थर के बाद में कॉपर वगैरह का इस्तेमाल करके खेती का प्रोडक्शन और बढ़ा लिया, तो फिर वो क्या है, सिविलाइजेशन डेवलप करते हैं। ठीक है, तो सिविलाइजेशन जो डेवलप होते हैं, तो उसमें आपको इंडिया में जो सिविलाइजेशन डेवलप होती है, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देखा, अलग अलग साइट्स जिससे हमें उस के बारे में एविडेंस मिलता है। सिमिलरली अब हमने फिर क्या देखना शुरू किया कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया के बाहर में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा था, तो इंडिया के बाहर में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा था, उसमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, कि आप क्या देखते हैं, सेम टाइम पीरियड में, ब्रॉन्ज एज के टाइम पीरियड में रिवर के किनारे बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, जिसमें एक सिविलाइजेशन कौन सी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। वैसे एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी जो यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर के बाजू में डेवलप हुई। वैसे एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी जो नाइल रिवर के बाजू में डेवलप हुई। तो और वैसे एक चाइनीज सिविलाइजेशन थी जो यांग हे यानी कि येलो रिवर जो है, यांग ही रिवर जो है उसके अराउंड डेवलप हुई थी। तो ऐसे अलग अलग सिविलाइजेशंस रिवर के बेसिन्स पे डेवलप होती है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्या है, तो जो प्रेजेंट का मिडिल ईस्ट है, वेस्ट एशिया जिसको हम कहते हैं, जिसमें ईरान, इराक, ये वाले देश जो आते हैं, इन देशों के आसपास दो रिवर्स, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स जैसे कहा जाएगा। ठीक है, यूफ्रेटिस और टिग्रिस, इन रिवर के बीच में सिविलाइजेशन डेवलप हुई। इस सिविलाइजेशन में चार मेजर आपको क्या देखने मिलते हैं, सिटी स्टेट्स डेवलप होते हैं, जो कौन कौन से थे, सुमेरियन, अकेडियन, असीरियन और बेबीलोनियन। ठीक है, ये चार सिटी स्टेट्स डेवलप होते हैं और इस सिटी स्टेट की पूरी टाइमलाइन अपन ने यहां पे देख ली। इतना अपन पढ़ चुके हैं, यहां तक क्लियर है? ठीक है, इतना हम पढ़ चुके हैं। अब चारों जो सिटी स्टेट डेवलप हुए, तो ये सुमेरियंस वर दी फर्स्ट टू डेवलप दी राइटिंग सिस्टम। समझ में आया, राइटिंग सिस्टम सुमेरियंस ने डेवलप किया था। वैसे ही जैसे अगर आप देखोगे तो अकेडियन की अगर हम बात करें तो अकेडियंस ने ट्रेड बहुत दूर तक बनाया था। अकेडियंस के ट्रेड एविडेंसेस से हमें पता चलता है कि मेलुहा जो है कहा जाता था सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन को। असीरियंस आए अकेडियंस के बाद में, असीरियंस के बाद में आप बेबीलोनियंस आएंगे। बेबीलोनियंस के रूलर हम्मुराबी के बारे में कल अपन ने पढ़ा था। हम्मुराबी का डाउनफॉल होता, मतलब हम्मुराबी के बाद, हम्मुराबी के समय पे तो पीक पे था बेबीलोनियन सिटी स्टेट। फिर उसके बाद में क्या होता है कि हिताइट्स जो आते हैं तो वो अटैक करते हैं और बेबीलोनियन साम्राज्य वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। इतना अपन पढ़ चुके थे। आज हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन से पढ़ना है। क्लियर है? क्लियर है? आज हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन से पढ़ना है। आ जाओ, इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहां है? तो देखो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था क्या कि सारी सिविलाइजेशन रिवर के बाजू में ही डेवलप हुई हैं। पेज कहां है यार वो वाला? हाँ ये रहा। नहीं, ये तो इंडिया का है। वर्ल्ड का पेज कहां है? ये रहा। तो नाइल रिवर जो थी इजिप्ट में, इजिप्ट अफ्रीका की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यहां इजिप्ट है ऊपर, तो ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है यहां डेवलप हुई। नाइल रिवर वैली जो है उसके अराउंड में, ठीक है, नाइल रिवर वैली जो है उसके अराउंड में ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई है यहाँ पे अफ्रीका में। ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहलाएगी। ये रही आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये रही इंडिया की जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो ये नाइल रिवर के यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, नाइल रिवर के यहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन पूरी डेवलप होगी। ठीक है, आ जाओ। Egyptian civilization is one of the earliest civilizations of the world, known for its rich historical records and lasting influence on other civilizations. ठीक है, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन क्या है? इजिप्शियन सिविलाइजेशन वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है, जो जानी जाती है किस चीज के लिए? फॉर इट्स रिच हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन अदर सिविलाइजेशंस। ठीक है, तो अलग अलग सिविलाइजेशंस के ऊपर एक डीप इंपैक्ट छोड़ने वाली एक सभ्यता है। और इनफैक्ट आप देखोगे तो एक वेल रेड सिविलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमें पता काफी कुछ चला है। ठीक है, इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता काफी कुछ चल गया है। तो ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन का पार्ट हो गया कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन क्या है? एक वेल रेड, वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन का पार्ट है, जो कि बेहतरीन तरह से ग्रो करती है, डेवलप करती है। फाइन, इसके स्क्रिप्ट भी जो है हीग्लोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हीग्लोग्राफिक स्क्रिप्ट कौन बताएगा? हीग्लोग्राफिक स्क्रिप्ट है इसकी, कौन बताएगा कि हीग्लोग्राफिक स्क्रिप्ट क्या होती है? जल्दी बताओ। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट हीग्लोग्राफिक है। अब्बा डब्बा जब्बा नहीं है इसमें, हमें समझ में आ गया, डिकोड कर लिया हमने। बताओ।
बताओ, पिक्चर वाली, वेरी गुड। इजिप्ट की जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट चल रही थी, वो स्क्रिप्ट वाज बेस्ड ऑन द पिक्चर्स। जैसे क्या करेंगे वो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक क्राउन बना देंगे कि राजा पिरामिड पे, ठीक है, राजा पिरामिड पे फूल डाल के आया, तो फूल, ठीक है, तो ये उनकी स्क्रिप्ट होती थी, ठीक है, कौवा बनाते, चिड़िया बनाते थे ऐसा, तो इस स्क्रिप्ट में लिखते थे, पिक्चर वाली, ठीक है। हमने क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट देख ली, हमने ये हिग्लोग्राफिक स्क्रिप्ट देख ली, समझ में आया? इजिप्शियन सिविलाइजेशन की ये थी। और ये बताओ, जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है उसकी स्क्रिप्ट कौन सी थी जो हम डिसाइफर नहीं कर पाए, बताना कौन सी स्क्रिप्ट है? हाँ, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द अर्लीस्ट, हो गया। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इजिप्ट वाज नोन टू ग्रीक्स एंड रोमन्स, ठीक है, एंड ग्रीक राइटर्स लाइक हेरोडोटस विजिटेड एंड रोट अबाउट द इजिप्ट as early as the 5th century BC. A 19th century collection of works titled De Le Egypte, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है, also provides fascinating details about its history. अब यहां समझना एक चीज, ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, मतलब ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कि वही 3500 BCE की बात की जा रही है, इतने पुराने समय की सिविलाइजेशन है। और ये इतने पुराने समय की जो सिविलाइजेशन थी, इस पुराने सिंधु लिपि, यस वेरी गुड, ठीक है। तो आप जैसे देखेंगे तो इतने, क्यूनिफॉर्म तो बाबू मेसोपोटामिया की है, ठीक है, क्यूनिफॉर्म मेसोपोटामिया की है। चलो, अब जैसे अगर आप देखोगे तो इतने पुराने समय की सिविलाइजेशन है, तो इस पुराने समय की सिविलाइजेशन के बारे में हमें कैसे पता लगेगा? इस पुराने समय की सिविलाइजेशन के बारे में हमें वही आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता लगेगा, वहां जो एविडेंसेस बते हैं, ठीक है, पपायरस के अभी मैं आगे बताऊंगा, पपायरस से पता चलता है, ठीक है, तो उस पुराने एविडेंसेस से पता चलता है। लेकिन मजेदार बात क्या है कि जहां से हिस्ट्री हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड तरीके से देखने को मिलती है, तो जो ग्रीक रूलर्स थे, जो रोमन्स थे, रोमन एम्पायर के लोग थे, इन लोगों ने भी ग्रीक सिविलाइजेशन को विजिट किया था। और ये हमें कैसे पता चलता है? तो 5th सेंचुरी BC, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले, क्या है, आज से 2500 साल पहले, जैसे हेरोडोटस, क्या है, हेरोडोटस एक ग्रीक राइटर थे, हेरोडोटस, ठीक है, तो हेरोडोटस, ये आपके मैथ्स की बुक में भी आपने पढ़ा होगा हेरोडोटस के बारे में। तो हेरोडोटस ने क्या किया था? ही विजिटेड एंड रोट अबाउट द इजिप्ट एज अर्ली एज 5th सेंचुरी। इसी के साथ साथ में 19th सेंचुरी की एक फ्रेंच टेक्स्ट बुक जैसे देखेंगे तो दा ले इजिप्टे जो है, तो इस बुक ने भी फैसिनेटिंग डिटेल्स हमें दिए अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, ठीक है। तो इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में हमें मल्टीपल सोर्सेस से क्या है, ठीक है, पता चलता है। इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में हमें मल्टीपल सोर्सेस से पता चलता है। क्लियर हुआ? कल के क्वेश्चन अपन ने कर ही लिए थे। अब कैसे पता चलता है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम वही देखें कि 5500 BC नियोलिथिक चालकोलिथिक पीरियड से जब ब्रॉन्ज एज में आते हैं, तो ब्रॉन्ज एज के 3100 BC के लगभग से जैसे अगर आप देखोगे तो आपको इजिप्ट में ओल्ड किंगडम्स, मिडिल किंगडम्स और न्यू किंगडम्स, अलग अलग तरह के 3 किंगडम्स देखने को मिलेगी। तीनों किंगडम्स के टाइम पीरियड में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इजिप्शियन हिस्ट्री इज ऑल्सो रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पपायरस। पपायरस क्या होता है समझा रहा हूं। पपायरस और ओल्ड पेपर कहा जाता है इसको, पपायरस या फिर ओल्ड पेपर रिकॉर्ड्स। These documents preserve both stories and practical details, offering a window into the Egyptians understood how Egyptians understood the world। अच्छा, इजिप्शियन हिस्ट्री का नाम सुनते से क्या है, बड़ा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसी मिस्ट्री सी आने लगती है कि पिरामिड्स कौन बना गया, ठीक है, इतने बड़े बड़े पिरामिड्स उस समय पे कैसे बना लिए होंगे। तो ये सारी चीजें जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है उसके बारे में हमें क्या है, उसके बारे में हमें बहुत थॉट प्रोवोकिंग है कि यार इजिप्ट के बारे में तो जानना चाहिए और जानना चाहिए, है ना। तो अब हमें जैसे वर्ल्ड के और दूसरी जो सिविलाइजेशन थी, जैसे मान लो ग्रीक्स थे, रोमन्स थे, हेरोडोटस की बुक से हमें पता, रिटन रिकॉर्ड से हमें पता चलता है, ये तो है ही। लेकिन एक्चुअली में भी जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी उन्होंने अपने हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके रखा था, और वो रिकॉर्ड करके रखा, उस हिस्ट्री को जानने में पपायरस जो है, तो पपायरस जो थे उनने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। बेसिकली पपायरस है क्या, तो ये ओल्ड पेपर है, टाइप ऑफ पेपर है जिसपे लिखा हुआ था, जिसपे पेंटिंग्स बनती थी, सारी चीजें। तो ये ओल्ड पपायरस मतलब ओल्ड पेपर है क्या, अरे मम्मी नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है,
मम्मी नहीं है इसमें, मम्मी नहीं आएगी, ठीक है। पपायरस बेसिकली आप देखोगे तो एक पेड़ होता था, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो उस पेड़ की इनर ट्रंक्स, जो पेड़ नाइल रिवर था ना, उस नाइल रिवर के बाजू बाजू में एक पेड़ उगता है पपायरस का। उस पेड़ को अगर आप जिस देखेंगे तो उस पेड़ का जो इनर ट्रंक है, तो पेड़ का अंदर की छाल जो निकाल ली जाती थी, और उस पेड़ के अंदर की छाल को क्रिस क्रॉस करके आपस में कपड़े की तरह बुन लिया जाता था, ऐसे बुन लिया जाता था, और बुनने के बाद में उसकी पॉलिश कर दी जाती थी, चिकना, ठीक है। अब जब उसको काट के अंदर से ऐसे इनर ट्रंक, मतलब वही पेड़ के अंदर की छाल को काट के ऐसे बुन लिया जाता था, उसको पॉलिश करके चिकना कर लिया जाता था, तो वो एक पेपर के टाइप बन जाता था और उसके ऊपर लिखा जाता था। अब देखना, कहानी समझना, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हर जगह सेम तरह से पैटर्न देखने को मिलता है। आप इंडियन सिविलाइजेशन में भी देखोगे, वैदिक पीरियड वगैरह को भी देखोगे ना, तो आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई होगा। और वो पैटर्न क्या आइडेंटिफाई होगा कि हमारे यहाँ भी क्या होता था, पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था, ट्रंक जो रहते थे, पेड़ जो रहते थे, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, लिखने के लिए। क्लियर हुआ? समझ में आया? मम्मी 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 नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मम्मीज। क्लियर हुआ? तो these documents preserve both stories and practical details, offering a window into how Egyptians understood the world. ठीक है, तो papyrus की अगर बात करें तो papyrus was made by cutting the inner trunk of the papyrus plant into strips, criss-crossing, pressing, drying and polishing them into sheets. The papyrus was named after its discoverers. For example, the papyrus एबरेस, ठीक है, पपायरस एबरेस ने उस पेड़ को डिस्कवर किया था, तो उसके कारण उनका इन पेजेस को पपायरस कहा जाता है। नेम आफ्टर इज डिस्कवरर, ठीक है। लिस्ट मोर देन 700 क्यूर्स एंड स्पेल्स ऑफ द इजिप्शियन मेडिसिन। और इन पेड़ों पे, जैसे आप देखोगे, इन पेड़ों की खाल से जो पेपर बनाया गया, इस पे इजिप्शियन स्पेल्स जो है, मतलब जैसे मंत्र मारते थे ना वो लोग, तो वो इजिप्शियन स्पेल आपको देखने को मिल जाएंगे इन पेड़ों के ऊपर, इजिप्शियन स्पेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? और इन्हीं पपायरस के जो रिकॉर्ड्स को अगर आप देखेंगे तो ये लाइब्रेरीज वगैरह में प्रिजर्व्ड है, जिनसे हमें इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता चलता है। तो लाइब्रेरीज डेटिंग बैक टू 2000 BC, मतलब आज से 4000 साल पुरानी लाइब्रेरीज, दे स्टोर्ड पपायरस स्क्रॉल्स इन द लेबल्ड जार्स ऑन और शेल्फ्स। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो जो ओल्ड इजिप्शियन सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स बचे हुए, रिमेन्स जो बचे हुए हैं, वहां पे शेल्फ्स के ऊपर क्या है, जार के अंदर ये पपायरस पे लिखा हुआ जो है, तो उसको ऐसा रोल करके जार के अंदर डाल डाल के रखा था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन पिरामिड्स को डिस्कवर किया तो इन पिरामिड्स के आसपास आपको ये सारे डिटेल्स मिले, ये पपायरस रिकॉर्ड्स मिले, ठीक है। तो वन सच जार कंटेन द ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ द स्टोरी ऑफ सिंदबाद दी सेलर। सिंदबाद दी सेलर की कहानी कितने लोगों को पता है? अब देखो, कहानी समझना अच्छे से कि उस समय की सिविलाइजेशन में जो कहानियां लिखी गई थी, ठीक है, वो कहानियां आज के समय में जो कहानियां इस्तेमाल की जा रही है उनसे काफी मिलती हुई थी। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कल्चरल कंटिन्यूटी। और ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीमित नहीं है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। क्या सिंदबाद दी सेलर, ये कहानी है जिस कहानी में क्या बताया गया, एक सेलर रहता है, वो जाता है समुद्र में, उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। चैलेंजेस फेस करने के बाद में नहीं पता है, बचपन में कहानी नहीं सुनी, चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, फिर जैसे तैसे क्या करता है वो अपने वहां तक पहुंचता है ना। तो ये समुद्र में संघर्ष की एक कहानी है। अब ये समुद्र में एक संघर्ष की कहानी है। अब ये कहानी के सिमिलर एक कहानी 2000 साल पुराने पपायरस की जो रिकॉर्ड्स हैं उन पे भी आपको देखने को मिलती है। तो आप क्या कह सकते हो कि बाद में जो कहानियां डेवलप हुई है, तो दोज स्टोरीज टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दी ओल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट, है ना। डिफरेंट पार्ट के जो ओल्ड रिकॉर्ड्स है, तो उन ओल्ड रिकॉर्ड से आपको ये कहानियां एविडेंस देती है, ये कहानियां आपको एविडेंस देती है। समझ में आया? तो लाइब्रेरीज डेटिंग बैक टू 2000 BC स्टोर्ड papyrus scrolls in labeled jars on shelves, ठीक है। One such jar contained the oldest version of story of Sinbad the Sailor. Short stories from this period are diverse, including animal fables, suggesting a link to Aesop's fables. अब एसोपेस फेबल्स की जो कहानियां हैं, ठीक है, एसोपेस फेबल्स की जो कहानियां हैं, एसोपेस फेबल्स मतलब ये एक सेट ऑफ कहानी है जिसमें जानवरों के माध्यम से आपको मॉरल साइंस सिखाया जाता है। अब ये कुछ आपने इंडियन कहानियों में भी सुना है ऐसा? बताओ। ठीक ऐसा ही हमने इंडियन कहानियों में भी सुना है। जैसे
जैसे गुलिवर्स ट्रैवल है, यस, जैसे गुलिवर्स ट्रैवल है वैसे सिनबाद दी सेलर, गुलिवर्स ट्रैवल्स। हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री की सबसे मजेदार चीज क्या है कि हिस्ट्री हर जगह एक ही पैटर्न दिखाती है, बस नाम कैरेक्टर वो बदल जाते हैं। जैसे अभी ओडेसीज वाली मूवी आई, कितने लोगों ने मूवी देखी ओडेसीज? ओडेसीज वाली मूवी समवॉट सिमिलर टू वो नहीं है कि रामायण के ही पैटर्न है उसमें कि धनुष बाण पे वो चढ़ाया, स्वयंवर हुआ, है ना, है ना? तो ओडेसीज की कहानी सिमिलर है। तो क्या है, कहानियां हर कल्चर में सेम रही है, बस नाम, जगह और कैरेक्टर्स बदलते चले गए, थोड़ा बहुत वो हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि सब एक ही जगह से गेम चल रहा था, बस क्या होता चलेगा, जैसी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई वैसी चीजें होती चली गई। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में आपको पपायरस के ऊपर स्टोरीज मिल रही थी, तो वो स्टोरीज जो मिली है वो बहुत सारी स्टोरीज के सिमिलर है। जैसे एसोपेस फेबल, अगर एसोपेस फेबल्स की बात करें तो एसोपेस फेबल्स में वो कहानियां हैं जो जानवरों के थ्रू, फेबल्स मतलब ये होता है जो कहानी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, कि लोमड़ी ने बोला कि अंगूर तो खट्टे हैं, तो लोमड़ी ने बोला अंगूर तो खट्टे, तो लोमड़ी नहीं बोल पाती है, लेकिन उस कहानी एक फेबल बनाई गई, एक कहानी बनी जिसके थ्रू लोगों को मॉरल सिखाया गया कि लालच बुरी बला, है ना। जैसे जैसे आप देखते हैं ना पंचतंत्र की कहानियां जो होती है, इंडिया में जो पंचतंत्र की कहानी है वो भी यही है। तो ऐसे कहानियों के एविडेंसेस आपको उन पपायरस के रिकॉर्ड्स में देखने को मिलते हैं। टेल्स ऑफ गोस्ट्स, मिरेकल्स एंड रोमांसेस एंड इवन द ओल्डेस्ट नॉन फॉर्म ऑफ सिंड्रेला। ठीक है, तो सिंड्रेला की कहानी प्रॉपर आज जो हम सिंड्रेला की कहानी पढ़ते हैं बाद में लिखी गई होगी, लेकिन सिंड्रेला जैसी एक राजकुमारी रही होगी उसकी कहानी और ये सारा सब कुछ, ऐसे एविडेंसेस आपको इन पपायरस की स्टोरीज में देखने को मिल जाएंगे। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो ये सब मिलके हमारे को क्या कर रहे हैं, ये सारे मिलके हमारे को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। बट एक्चुअल रियलिटी है कि देयर इज अ पैटर्न, नाम, कैरेक्टर और ये चीजें बदलती रहती, जगह बदलती रहती है। डोंट मिस आउट। हाउ वाज इजिप्शियन स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड? इजिप्ट की जो स्क्रिप्ट थी, इजिप्शियन स्क्रिप्ट, उस इजिप्शियन स्क्रिप्ट को डिसाइफर कैसे किया? मतलब जो हीग्लोग्राफिक स्क्रिप्ट थी उसमें वो जो भी शेर, चीता, भालू, लोमड़ी बने हुए थे, इन लोमड़ी, शेर, चीता, भालू, कौवे से हम कैसे समझे कि क्या लिखना चाह रहे थे? डिसाइफरिंग का मतलब समझते हो ना कि डिकोड करना। तो इजिप्शियन स्क्रिप्ट हमने डिकोड कैसे करी? जैसे मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट हमने डिकोड कैसे करी कि मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट को आप देखते हैं तो वो जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी, उस क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के रेफरेंस में हमें क्या दिखने मिल रहा है, दूसरी राइटिंग्स, मतलब उस समय के जो लोग थे उन्होंने कॉमन लैंग्वेज, जैसे ग्रीक जो थी, ग्रीक कॉमन लैंग्वेज जो थी उसका इस्तेमाल कर लिया। तो वैसे यहाँ अगर आप देखेंगे तो इजिप्शियन स्क्रिप्ट में भी, इजिप्शियन स्क्रिप्ट के डिसाइफरमेंट में, इजिप्ट की स्क्रिप्ट के डिसाइफरमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसका? इजिप्ट के स्क्रिप्ट, इजिप्शियंस के स्क्रिप्ट के डिसाइफरमेंट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ग्रीक स्क्रिप्ट का ही। तो जैसे अगर आप देखेंगे, एक सेकंड, पायर बाउचार्ट जो एक फ्रेंच आर्मी इंजीनियर थे, ठीक है, तो वाइल रिपेयरिंग अ फोर्ट इन इजिप्ट इन 1799 तक के पहले तक हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन के वो मिल गए थे, लेकिन उनकी जो स्क्रिप्ट्स थी उनको हम डिसाइफर नहीं कर पाए थे कि लिखा क्या हमें नहीं पता था। ठीक है, लेकिन जब बाउचार्ट जो थे एक फ्रेंच आर्मी इंजीनियर थे और ये इजिप्ट में, जैसे आप देखेंगे तो फ्रांस की आर्मी जो थी इजिप्ट पे कब्जा करके बैठी थी उधर, ठीक है, तो जब ये अपनी क्या बोल सकते हैं ना, एक फोर्ट रिपेयर कर रहे थे इजिप्ट में, तब उन्हें एक जाइंट ब्लैक स्टोन मिला। ठीक है, एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर मिला, विच वॉज कवर्ड इन मिस्टीरियस राइटिंग्स। ठीक है, और उस पर कुछ लिखा हुआ था, विच वॉज सिमिलर टू दी पपायरस जो मिले थे ना, वैसे टेक्स्ट लिखा हुआ था, मिस्टीरियस राइटिंग्स लिखी हुई थी। दिस वॉज नोन एज दी रोजेटा स्टोन। ठीक है, रोजेटा स्टोन को आप कह सकते हो डिक्शनरी की तरह काम करा इसने। क्यों? क्योंकि उस रोजेटा स्टोन पर, उस पत्थर पर, उस बड़े पत्थर पर क्या था, उस रोजेटा स्टोन पर आपको देखने को मिलता है कि ऊपर अगर मान लो हीग्लोग्राफिक तरीके से लिखा हुआ था, ठीक है, ऊपर जैसे उसमें क्या लिखा था, ऊपर उसमें वही ये राजा, पिरामिड, ठीक है, फूल, हीग्लोग्राफिक स्क्रिप्ट में लिखा था। तो उसी में नीचे क्या है, उसी में नीचे जैसे अगर आप देखेंगे तो एक और लैंग्वेज में लिखा था, और मतलब उसको शायद एक इजिप्शियन स्क्रिप्ट में लिखा था, और उसी के नीचे एक और क्या था, मतलब उस रोजेटा स्टोन पर 3 टाइप ऑफ राइटिंग्स थी इंक्लूडिंग द ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, तो एक तो हीग्लोग्राफिक स्क्रिप्ट में लिखा था, और एक इजिप्शियन लैंग्वेज में लिखा था, और एक ग्रीक लैंग्वेज में लिखा था। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे आपने देखते कहीं घूमने जाते हैं तो हमें यह लिखा था कि यहां कचरा ना फेंकें,
डू नॉट स्पिट ओवर हियर, ठीक है, मतलब यहाँ पे डू नॉट थ्रो गार्बेज ओवर हियर ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, और फिर उर्दू में भी लिख दिया कि यहाँ कचरा ना फेंके इस करके। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक ही चीज 2-3 जगह लिखी हुई है, मतलब एक ही चीज को 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहां हिंदी में ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में हियर होता है उसका मतलब, ठीक है, हिंदी में उसका मतलब हियर होता है। तो अब क्या समझ में आ रहा है आपको? अब समझ में आ रहा है कि इस रोजेटा स्टोन ने एक डायरी की, एक डिक्शनरी की तरह काम किया और उस रोजेटा स्टोन से मैचिंग हो गई कि अच्छा ये वर्ड का मतलब ये होता है। जो हीग्लोग्राफिक स्क्रिप्ट में लिखा था उसको डिसाइफरमेंट के लिए आपको एक रेफरेंस मिल गई। समझ में आया? लेटर समझ में आ गए। समझे कि नहीं समझे? ग्रीक अलग है और इजिप्ट अलग है, ठीक है। ग्रीक जो है तो ये यूरोपियन सिविलाइजेशन का पार्ट आ जाएगा, ये भी पढ़ेंगे अपन, चिंता ना करो, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है। अभी हम क्या कर रहे हैं? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस पढ़ रहे हैं। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के जो हमें एविडेंसेस मिले हैं वो बाद के लोगों ने, जैसे आप देखोगे 1799 की बात हो रही, 1799 में रोजेटा स्टोन जब मिला उससे वहां से डिसाइफरमेंट शुरू हुआ, ठीक है। सिंस पीपल कुड स्टिल रीड ग्रीक दिस वॉज अ ह्यूज ब्रेक थ्रू लाइक हैविंग अ बाइलिंगुअल डिक्शनरी। तो अब लोगों को, जैसे अगर हम देखें, ठीक है, तो लोगों को सिंस पीपल कुड स्टिल रीड ग्रीक, ठीक है, लोगों को ग्रीक लैंग्वेज तो पढ़ते आती थी, ठीक है। दिस वॉज अ ह्यूज ब्रेक थ्रू एट दैट टाइम पीरियड, ठीक है। और वो रोजेटा स्टोन जब मिला तो जैसे मैंने आपको बताया भी स्टार्टिंग में, यहां बताया मैंने आपको क्या कि इजिप्ट वॉज नोन टू द पीपल ऑफ ग्रीक्स एंड रोमन्स, ठीक है। ग्रीक्स एंड रोमन्स जो थे तो इन लोगों को इजिप्ट के बारे में नॉलेज था। राइटर्स सच एस, जैसे आप देखेंगे तो हेरोडोटस वगैरह उन्होंने विजिट किया था इजिप्शियन सिविलाइजेशन को, 5th सेंचुरी में एविडेंस मिले हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज में और मतलब कह सकते हैं हीग्लोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है तो ग्रीक लैंग्वेज में कन्वर्टेड फॉर्म में लिखी हुई जब आपको मिल गई ना, तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था जिससे आप कह सकते हो एक बाइलिंगुअल डिक्शनरी की तरह काम किया उस रोजेटा स्टोन ने फॉर द लॉस्ट लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज क्या थी वो किसी को पता नहीं, लेकिन उस पत्थर ने जब एक ही चीज को 2 लैंग्वेज में लिख दिया गया तो कनेक्टिविटी आसान हो गई, ठीक है। इन 1822 अ फ्रेंच लिंग्विस्ट, ठीक है, जीन फ्रैंकोइस चैंपोलियन, ठीक है, तो जीन फ्रैंकोइस चैंपोलियन जो है तो ही फाइनली डिसाइफर्ड द स्क्रिप्ट। तो मिल जरूर गया था 1799 में, लेकिन उसमें भी आप क्या देख रहे हैं 22-23 साल लग गए 1822 में। लिंग्विस्ट मतलब क्या होता है? द पर्सन हु नोज मल्टीपल लैंग्वेजेस, जिसको भाषा पे कमांड होती है ना, ठीक है। तो भाषा पे कमांड होती है तो क्या बोल सकते हैं लिंग्विस्ट ने, ठीक है, फ्रैंकोइस ने क्या किया? फ्रैंकोइस ने एक तरह से पूरी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर दिया। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यहां से इन्होंने क्या करा ना, हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना शुरू करा था एक तरह से, समझ में आया? उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था उस टाइम पीरियड में, ग्रीक टाइम पीरियड में। क्लियर है ना? इंटरेस्टिंग कि कैसे हमें उस स्क्रिप्ट के बारे में पता चला। क्लियर हुआ? अभी कहां से छुट्टी, आधा घंटा तो पढ़े हो। क्लियर हुआ? कोई डाउट यहां तक? जल्दी बताओ। पैपायरस समझ में आ गया? रोजेटा स्टोन समझ में आ गया? ये पेज ऊपर नीचे हो गया यार, सॉरी। हाँ, ये पेज ऊपर नीचे हो गया। इस पेज को कर दूं क्या मैं सही? 1 मिनट रुकना। इस पेज को 1 मिनट सही कर देने दो। एक पेज ऊपर नीचे हो गया ना। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। ये वाला पेज ऊपर जाना था बस। परफेक्ट। आ जाओ अब ड्राइंग देखो। ये सब इनके भगवान है, ये जो खतरनाक से दिख रहे हैं ना इजिप्शियन हिस्ट्री में, जैसे ये देखो, ये हीग्लोग्राफिक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है सब कुछ, समझे? आओ पिक्चर दिखाऊं तुम्हें। तो एन इलस्ट्रेशन फ्रॉम द पपायरस ऑफ एनी, ठीक है। तो एनी से जो पपायरस मिले हैं तो उस पपायरस का एक इलस्ट्रेशन है। अब इस इलस्ट्रेशन में जैसे अगर आप देखोगे तो इस इलस्ट्रेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है पता है? ये वेइंग स्केल है। वेइंग स्केल मतलब तोल तराजू जो होता है, तो उस तोल तराजू में आपको क्या देखने, पपायरस बाबू अगेन बता रहा हूं, पपायरस मतलब ओल्ड टाइप ऑफ पेपर समझ लो कि पपायरस का जो पेड़ होता है उस पेड़ की जो कह सकते हैं ना इनर ट्रंक जो है, तो अंदर की जो छाल होती है उस छाल को आपस में बुन के उसको पॉलिश करके पेपर टाइप का वो बनाया जाता है जिसके ऊपर लिखा जाता है। समझे? क्लियर हुआ? और कोई डाउन?
और क्या रोजेटा स्टोन में क्या डाउन है? मिरेकल्स मतलब क्या होता है? जादू। क्लियर हुआ? पपायरस समझा दिया मैंने। रोजेटा स्टोन उस पत्थर को कहा जा रहा है जिस पत्थर की खोज करी थी, ठीक है। तो जिस पत्थर की, मतलब जिस पत्थर की डिस्कवरी से हमें यह पता चला कि उस पत्थर पे 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो जिससे हम क्या कर पाए, जो इजिप्शियन लैंग्वेज थी, हीरोग्राफिक लैंग्वेज थी, उस स्क्रिप्ट को डिकोड कर पाए, क्योंकि नीचे ग्रीक लैंग्वेज में लिखा था और ग्रीक लैंग्वेज तो लोगों को आती थी, समझे। तो जो एक लॉस्ट लैंग्वेज थी उसको आपने रिकवर कर लिया। बायलैंग्वेज मतलब 2 लैंग्वेज। क्लियर हुआ? Papyrus was a type of paper, yes. क्लियर हुआ? पपायरस ऑफ एनी मतलब एनी उस जगह से आपको ये रिटन रिकॉर्ड मिला है। तो अब जो मैं तुम्हें बता रहा था, अच्छा पहले ऊपर वाली चीज बता देता हूं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर कह सकते हैं ना, एक महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है, समझना बहुत अच्छे से। इजिप्शियन सिविलाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इजिप्शियन कैलेंडर। इसको समझो। तो द इजिप्शियन कैलेंडर हैज 3 सीजन्स, ठीक है। 3 सीजन्स है, 4-4 महीने के 3 सीजन चलते, 4-4 8 4 12, तो ऐसे करके 12 महीने का साल होता था इजिप्शियन कैलेंडर में भी। अभी जो ये समझना बहुत अच्छे से, कैसे इजिप्शियन कैलेंडर से ही आज के कैलेंडर्स बहुत ज्यादा बेस्ड है उस पे। तो इजिप्शियन कैलेंडर में 3 सीजन्स होते थे, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 4 मंथ्स, 4 मंथ हर सीजन में होंगे, ठीक है। तो इनंडेशन, ठीक है, इनंडेशन मतलब ऑटम हो गया, ठीक है, इनंडेशन मतलब ऑटम हो गया, ठीक है। पेरेड ग्रोइंग मतलब विंटर हो गया, एंड शिमू हार्वेस्ट मतलब समर हो गया। तो 4 महीने का विंटर्स, 4 महीने का समर और 4 महीने का ऑटम, इस तरह का सीजन यहां पे इन्होंने अपने इजिप्शियन कल्चर में, इजिप्शियन कैलेंडर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द राइजिंग ऑफ सीरियस, ठीक है। सीरियस मतलब क्या है, डॉग स्टार। तो इन्होंने, जैसे हमारे यहां भी आप देखेंगे, जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी कह लो, या फिर जो इंडियन कल्चर है, तो उसमें भी आप देखेंगे तो तारों के दिशा से आपको देखने को मिलेगा क्या, कि तारों की डायरेक्शन से आपको समझ में आएगा कि हम साल का पता लगाते हैं, प्लैनेट्स का पता लगाते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो वैसे ही इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी राइजिंग ऑफ सिरियस जो है, तो राइजिंग ऑफ सिरियस की अगर बात करें, तो जो उनका डॉग स्टार है, जहां से आप क्या देखेंगे कि उनने 4 महीने के 3 सीजन बनाए, उन 3 सीजन से एक साल बनता है। तो एक साल में क्या है, एक साल में 365 दिन बात कर दी गई। तो 365 दिन मतलब क्या है, 12 महीने, और हर महीना 30 दिन का कर दिया, हर महीना 30 दिन का कर दिया, मतलब क्या, हर महीना 30 दिन का कर दिया, तो वो 365 हो गए, प्लस 5 दिन एक्स्ट्रा बोल दिया इन्होंने कैलेंडर में। तो कितना हो गया, 365, मतलब वही 365 मतलब 12 डिवाइडेड बाय 30 हो गया, 365 प्लस 5 दिन एक्स्ट्रा। तो इन्होंने जो अपना कैलेंडर बनाया, क्योंकि साल भर घूम के आने में क्या होता है, साल भर घूम के आने में आप जैसे देखोगे तो 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो 365 के लिए उन्होंने क्या करा, 5 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, कि हर साल में अपन 5 दिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है, 5 दिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 12 महीने के अलावा 5 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। लेकिन दिस इज क्वाइट एक्यूरेट, 365 दिन होते हैं साल में, बट लॉस्ट टाइम सिंस द रियल ईयर इज अबाउट 1.5, मतलब जैसे आप देखोगे 1/4 डे लॉन्गर। आज आप देखोगे आज के कैलेंडर में क्या होता है, 365 दिन होते हैं, है ना, 365 दिन होते हैं। जैसे कोई महीना 31 का है, तो कोई 30 का है, फिर कोई 31 का है, कोई 28 का, ऐसा करके 365 दिन होते हैं आज के कैलेंडर में भी। लेकिन 365 दिन के अलावा भी जैसे आप देखेंगे तो एक्चुअल टाइम जो लगता है किसको, एक्चुअल टाइम जो अर्थ को लगता है सन का एक चक्कर लगाने में, वो 365 दिन, और 365 दिन के बाद में 6 घंटे होते हैं। 6 घंटे मतलब कितना होता है, 1/4 ऑफ द डे, 1/4 ऑफ द डे। थोड़ा सा मैथ समझा रहा हूं, अच्छे समझना, सॉरी 360, सॉरी 360 प्लस 5, है ना। तो आज का साल, लेकिन अगर अपन देखेंगे आज का एक साल कितना बड़ा होता है, आज का एक साल जैसे अगर आप देखोगे तो वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है।
अब अगर आप 6 घंटे लेकिन क्या कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो। इजिप्शियन कैलेंडर में क्या था, इजिप्शियन कैलेंडर में 6 घंटे ने छोड़ दिए, 6 घंटे छोड़ दिए, तो उससे होगा क्या कि 1 साल में 6 घंटे आप पीछे हो गए, 2 साल में 12 घंटे पीछे हो गए, 3 साल में आप कितने घंटे पीछे हो जाओगे, 3 साल में आप 18 घंटे पीछे हो जाओगे, 4 साल में आप 1 दिन पीछे हो जाओगे, है ना। तो 4 साल में आप 1 दिन पीछे हो गए। और वैसे अगर ये 100 साल हो गया तो 100 साल में अपन कितने, मतलब 120 साल हो गए अगर, तो 120 साल में आप कितने दिन पीछे हो जाओगे, 120 साल में 30 दिन पीछे हो जाओगे, 30 दिन पीछे हो जाओगे। और यही 30 दिन अगर आप देखोगे तो 120 के बाद में जब ये 240 साल की अगर बात करेंगे तो आप 60 दिन पीछे हो जाओगे। तो जो फेस्टिवल आपके मान लो ऑटम में आते थे, अब वो 2 महीने पहले आ जाएंगे, है ना। तो 1000 साल की हिस्ट्री में आप देखोगे इजिप्शियन कैलेंडर के हिसाब से अगर चलोगे आप, तो आपके समर्स में आने वाले फेस्टिवल विंटर में आ रहे हैं, विंटर में आने वाले फेस्टिवल उधर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो साल का कैलकुलेशन किया था उसमें आपने क्या कर दिया, उसमें 1/4 ऑफ द डे मिस कर दिया। समझ लो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं तो। और ये इजिप्शियंस को भी समझ में आ गया था, ये इजिप्शियंस को भी समझ में आ गया था। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये इजिप्शियन जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन आप देखेंगे 3100 साल, मतलब 3100 BC से चालू हुआ था। तो इधर आगे आते आते क्या होता है ना, जब न्यू किंगडम के बाद का भी टाइम पीरियड देखोगे तो कुछ 200-300 BC के आसपास में जो इजिप्शियन रूलर्स थे उन्होंने करेक्ट कर लिया था, उन्हें यह समझ में आया था, ठीक है, उन्हें समझ में आ गया था कि हम गलत चल रहे हैं, उन्होंने करेक्ट कर लिया, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया इजिप्ट में। और इसीलिए इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है ना, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन 1/4 ऑफ द डे से पीछे चल रहा है। फिर आज मॉडर्न जो कैलेंडर है, तो मॉडर्न कैलेंडर ने इसको कैसे रिजॉल्व करा है, मॉडर्न कैलेंडर ने इसको लीप ईयर के कंसेप्ट से रिजॉल्व कर दिया है ना। लीप ईयर का कंसेप्ट क्या कहता है, लीप ईयर का कंसेप्ट ये कहता है कि 1/4 होता है, तो हर चौथे साल में जो साल होगा वो 300 क्या बोलते हैं, हर चौथे साल में जो साल होगा तो वो 366 दिन का एक साल बना देंगे, ताकि वो जो 1/4 एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको मिला के 1 दिन एक्स्ट्रा जो आता है वो 1 दिन एक्स्ट्रा अपन 1 साल जो है लीप ईयर बना लेंगे। समझ में आया, 1 साल अपन क्या कर लेंगे, लीप ईयर बना लेंगे। तो आज मॉडर्न कैलेंडर में हमने लीप ईयर का प्रोविजन डाला, जहां पे फरवरी कितने का हो जाता है, 29 का हो जाता है, ठीक है। हर चौथे साल में फरवरी का 29 ईयर का वो हो जाता है। समझ गए, इसी के चलते लीप ईयर बनाया गया था। समझ में आया ना कैलेंडर। लिंग्विस्ट मतलब क्या होता है, लिंग्विस्ट मतलब द पर्सन हु नो मल्टीपल लैंग्वेज, उसे लिंग्विस्ट कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? देखो मैं बहुत धीरे धीरे होले होले पढ़ाऊंगा, प्यार से पढ़ाऊंगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। यस और नो बता दो जल्दी। क्लियर है, वेरी गुड। मुस्कुरा दो इसी बात पे, चलो देख 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 मुस्कुरा दी, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन से हमें एक जो चीज मिलती है वो इजिप्शियन कैलेंडर मिलती है। फिर जैसे अब इलस्ट्रेशन फ्रॉम दी पपायरस ऑफ एनी अगर हम देखें तो ये एक इलस्ट्रेशन, एक ड्राइंग बनी है। अब इस ड्राइंग में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस ड्राइंग में जैसे अगर आप देखोगे तो ये तराजू बनाया, तोल तराजू। इस तोल तराजू में जैसे अगर आप देखोगे तो ये इनके गॉड है, ठीक है। तोल तराजू में आप जैसे देखोगे तो एक तरफ पे क्या है, हार्ट है, दिल है, और एक तरफ पे क्या है, फेदर है। फेदर, फेदर समझते हो ना, पंख। एक तरफ पे फेदर है, ठीक है, पंख है। तो अब ये पिक्चर को देख लिया आपने, और हिसाब किताब हो रहा है सारा, सब कुछ देवी देवता जो उनके फेरोज है वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ स्केल विद अ हार्ट ऑन वन साइड एंड दी फेदर ऑन दी अदर, ठीक है। ये फिगर 2.9 में एक तरफ पे हार्ट, एक तरफ पे फेदर है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? व्हाट कैन दिस पपायरस टेल अस अबाउट द अर्ली इजिप्शियन बिलीफ, ठीक है। बताओ आपको क्या लगता है, इस अर्ली इजिप्शियन बिलीफ से आपको क्या समझ में आ रहा है? इजिप्शियन सिविलाइजेशन का ही तो एक एविडेंस है ना। तो उस समय पे क्या माना जाता था, लोगों का ये माना जाता था, मतलब इजिप्शियंस का ये मानना था कि एक इंसान अपने जीवन काल में जो कर्म करता है वो उसका हार्ट बता सकता है, उसका दिल बताता है कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, ठीक है। और उसी दिल को क्या उसके मरने के बाद तोला जाता था, और तोला किस चीज से जाता था, एक फेदर से, एक पंख से तोला जाता था, हल्के से पंख से। अगर आपका हार्ट इस पंख से भारी हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपने राइटियसनेस कंडक्ट नहीं करी थी, मतलब आप सही तरीके से जीवन नहीं जिए, आपने गलत काम किए, तभी आपका दिल भारी है, ठीक है। और अगर आपका दिल पंख से भी हल्का है, मतलब पंख वाला जो वेइंग स्केल है वो नीचे होता है और हार्ट ऊपर रहता है, इसका मतलब क्या है कि आपने जीवन में क्या किया, बहुत अच्छे काम किए, इसीलिए आपका दिल जो है वो क्या है, इसीलिए आपका दिल जो है बहुत हल्का है। समझे, ये उनका बिलीफ था, ये बिलीफ था। हाँ यही है, कहानी है, तुम पढ़ कर देख लेना, ये कहानी है। तो ये इलस्ट्रेशन ऑफ पपायरस
ऑफ एनी जो है, तो ये इस चीज को दर्शा रहा है कि राइटियसनेस जो है, इंसान ने जीवन में सही काम किया नहीं किया, वो उसके दिल से पता चलता था ऐसा। ठीक है, लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट हाउ इजिप्शियन सिविलाइजेशन ग्रू। इजिप्ट सॉ द इमर्जेंस ऑफ सिटी स्टेट्स अराउंड 3000 BC। तो आज से 3000 BC मतलब 5000 साल पहले से इजिप्ट में सिटी स्टेट्स बनना शुरू हो गए थे, सेम एज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड एंड रिसोर्सेज बिकेम अवेलेबल। द रिवर नाइल वाटर्ड द लैंड अलोंग इट्स बैंक एंड एवरी समर द रिवर फ्लडेड लीडिंग टू एनुअल इनंडेशंस। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो स्वाभाविक सी चीज है, नदी किनारे की सिविलाइजेशन है। ठीक है, नदी किनारे की सिविलाइजेशन है, तो ये नदी किनारे की सिविलाइजेशन जो है, यहां पे नदी का पानी जो है वो धूमधाम मचाएगा, लेकिन ये नदी का पानी ही है जो सिविलाइजेशन को ग्रो करता है। तो पूरी की पूरी इजिप्शियन सिविलाइजेशन जैसे पॉपुलेशन ग्रो करी, सिटी स्टेट्स बने, ठीक है, तो वो नदी के किनारे डेवलप होती चली गई। नाइल रिवर जो है तो उसके पानी से वो जिंदा थे, लेकिन हर जैसे एवरी समर, ठीक है, द रिवर फ्लडेड, और हर समर्स में जब बारिश वगैरह होती थी समर वहां पे, क्योंकि आप जैसे देखोगे ना तो मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी में बारिश आप देखेंगे तो विंटर्स के बाद में बारिश वगैरह शुरू हो जाती है, समर्स के पहले बारिश थी वहां पे। तो उस कारण से क्या होता है, उस कारण से वहां की रिवर जो है वो फ्लड होती थी। ठीक है, रिवर में फ्लडिंग होती है एंड लीडिंग टू दी एनुअल इनंडेशंस, और इस कारण से हर साल क्या होता है, बारिश आती है, बारिश होती है तो बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है तो बाढ़ में मिट्टी भी आएगी विथ रिच मड। ठीक है, तो नदी का पूरा मड जो है, डस्ट जो है वो बहा के आता था, और उस मड को कहा जाता था किमित। ठीक है, तो उस मड को किमित कहा जाता था, और ये किमित जो है, ठीक है, दिस वाज एक्सीलेंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में भी क्या है, जो बाढ़ के, जो नदी किनारे के गांव होते हैं, तो उनमें जब बाढ़ आती है तो वो बाढ़ आना भी जरूरी, क्यों, क्योंकि बाढ़ से मिट्टी आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं, फर्टाइल एलुवियल सॉइल कहते हैं ना, ये हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, ध्यान है, ज्योग्राफी वाले में। तो वो जो मिट्टी आती है, वो मिट्टी क्या होती है, बड़ी फर्टाइल होती है, उस मिट्टी में खेती करने से क्या होता है, क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होती है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो नाइल रिवर के किनारे सिविलाइजेशन हुई, जो शहर बने, तो शहर में जब बाढ़ आती थी, लेकिन बाढ़ के बाद में जो मिट्टी आती थी, तो उस मिट्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, उस मिट्टी को क्या कहा जाता है, उस रिच मड को किमित कहा जाता है। और ये किमित जो है, तो किमित जो है, ब्लैक सॉइल जो है, वो इनंडेशन मतलब बाढ़ आना, जब डूब जाता है सब कुछ, तो जब वो डूब दाब जाता था सब कुछ, तो डूबने से जो मिट्टी आती थी, उस मिट्टी में क्या होता था, लेकिन फसल अच्छे से ग्रो हो जाती थी। ठीक है, और वो फसल क्या है, बहुत प्रोमिनेंट मानी जाती थी। ठीक है, मतलब ये जो बाढ़ थी, ये जो बाढ़ में मिट्टी आती, तो मिट्टी बहुत प्रोमिनेंट मानी जाती थी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो इजिप्शियंस रेफर टू देयर लैंड एज किमित। किमित मींस द ब्लैक, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द ब्लैक रिवर वैली सॉइल। ठीक है, तो नाइल रिवर जो है, ब्लैक रिवर जो है, तो ब्लैक रिवर रिवर वैली से जो मिट्टी आती है बाढ़ में, ठीक है, तो उस बाढ़ की मिट्टी से जगह फर्टाइल होगी, सॉइल फर्टाइल होगी। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। क्लियर हुआ? इनंडेशन मतलब डूब जाना। क्लियर हुआ? इनंडेशन मतलब डूब जाना, जब बाढ़ आती है तो आजू बाजू का क्षेत्र डूब जाता है ना, ऐसा। पाए लागू गुरुदेव ना करो, ये समझ में आया? क्लियर है? चैप्टर स्कूल में खत्म हो गया है। स्कूल वाला तो दौड़ा दे, प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट। फाइन, चलो अब आप जैसे अगर आप देखोगे तो यहां आपको देखने को मिल रहा है कि ये मेडिटेरेनियन सी है ऊपर, ये गीजा है, और ये अलग अलग शहर है। ठीक है, और जैसे लोअर इजिप्ट हो गया, हर्मोपोलिस, हीलोपोलिस, ये अलग अलग शहर हो गए। अब इन अलग अलग शहर में जैसे अगर आप देखोगे तो रिवर नाइल, द रीजन इन विच इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड, तो ये अलग अलग सिटी स्टेट्स, गीजा, पिरामिड्स ऑफ गीजा हो गया। ठीक है, तो अलग अलग जगह जहां पिरामिड्स फ्लरिश हुए। ठीक है, तुराहा हो गया, तो ये सारी जगह जो, ये सारे सिटी स्टेट्स थे, जैसे हमने उसमें देखा था, किसमें, जैसे हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखा था ना, उर, अकड़, और अलग अलग शहर जो बने थे, बेबीलोन, तो ऐसे अलग अलग जो शहर बने थे, वैसे यहाँ पे भी इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अलग अलग शहर थे, और इन्हीं रीजन्स में क्या इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो फ्लरिश हुई थी। तो अब यहाँ पे एक चीज क्या पूछी जा रही है कि कैन यू लोकेट रिवर नाइल ऑन दी गिवन मैप। ठीक है, रिवर नाइल ये चल रही है आपकी। डू यू थिंक द नदर्न पार्ट इज कॉल्ड लोअर इजिप्ट एंड द सदर्न पार्ट कॉल्ड अपर इजिप्ट। ठीक है, अभी जब हम लोअर इजिप्ट और अपर इजिप्ट पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें इसमें बताऊंगा इसमें क्या कंफ्यूजन है। ठीक है, लोअर इजिप्ट और अपर इजिप्ट जब बताएंगे ना, अभी इस पे आएंगे, लोअर किंगडम, अपर किंगडम, इन पे सब पे, तब समझाऊंगा ये वाला पार्ट। हाँ, आ जाओ, चलो
अब अबाउट 5000 ईयर अगो फार्मर्स डिस्कवर्ड दैट बाय डिगिंग डिचेस, गड्ढे खोद के, दे कुड डाइवर्ट वाटर फ्रॉम नाइल इनटू देयर फील्ड्स एंड स्टोर वाटर इन रिजर्वायर फॉर लेटर यूज by counting the days between the days between Nile floods and Egyptians developed a calendar. ठीक है, अब रिवर समझ में आ गई थी लोगों को, रिवर में पानी था ये समझ में आ गया था, रिवर के पानी से बाढ़ आती थी, उससे किमत आती थी, उनकी ब्लैक सॉइल जो आती थी, उस ब्लैक सॉइल से वो क्या करते थे, खेती करते थे, ये समझ में आ गया था लोगों को। इसी के साथ साथ इजिप्शियन फार्मर्स ने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया था आज से 5000 साल पहले कि क्या कर सकते हैं वो, बाय डिगिंग डिचेस, ठीक है, दे कुड डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द नाइल इनटू देयर फील्ड्स। तो जैसे नाइल रिवर है, ठीक है, ये नाइल रिवर है, तो नाली खोद के ले जाके गड्ढा अगर यहां बना देंगे तो वो अपने खेतों तक पानी ले जा सकते थे, ऐसे ये उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था, ठीक है, और ये पानी स्टोर कर सकते थे, और इस पानी का स्टोर करके जो रिजर्वायर बनाएंगे, इस रिजर्वायर के पानी को बाद में यूज कर सकते थे, ठीक है। तो बाय काउंटिंग द डेज बिटवीन द नाइल फ्लड्स एंड द इजिप्शियन डेवलप्ड अ कैलेंडर। तो डेज बिटवीन द नाइल फ्लड्स मतलब क्या है कि जिससे उन्हें समझ में आया था कितने दिन में जो नाइल रिवर है उसका पानी में बाढ़ आएगी, ठीक है। तो ऐसा रहता है ना कि चार बारिश में 4 महीने रहती है, कितने दिन रहेगी, तो उस हिसाब से उन्होंने बता दिया कि अगर 120 दिन अगर बाढ़ है तो मतलब 30 के हिसाब से आपने क्या कर लिया, 4 महीने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो जितनी भी ज्योग्राफिकल मूवमेंट्स होती थी, मूवमेंट ऑफ दी, जैसे हम देख रहे हैं डॉग स्टार की जो मूवमेंट होती थी, ठीक है, तो इन ज्योग्राफिकल मूवमेंट्स के बेसिस पर उन्होंने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, इन ज्योग्राफिकल बेसिस के ज्योग्राफिकल पैटर्न्स के बेसिस पर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि साल कितने बड़े होते हैं, दिन कितने बड़े होते हैं। कैलेंडर डेवलप करने में इस चीज ने उनकी बहुत ज्यादा मदद करी, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर है? गड्ढे, नालियां और गड्ढे जो उनको डिचेस कहा जा रहा है, ठीक है, गलत नहीं समझो। The need to dig ditches and construct dams require collective efforts। अब ऑब्वियस है कि जब गड्ढा खोदना है, नाली बनाना है, छोटे छोटे वो करना है, तो उसके लिए आप अकेले नहीं काम कर सकते हो ना, अकेले आदमी कितना खोद लेगा। These early cooperative efforts must have led to the growth of local government accompanied by the rise of administrative class, probably making up the earliest form of local government in Egypt। तो अब एक चीज समझना, खेती के लिए पानी अगर नाइल रिवर यहां है, यहां से वहां तक ले जा रहे हैं, तो रास्ते में जितने भी खेत पड़ेंगे सबको मदद मिलेगी, उस पानी से सबको फायदा होगा, है ना। तो अब जब ये नालियां खोदी जाएगी, डिचेस बनाए जाएंगे, गड्ढे बनाए जाएंगे, तो उसको अकेला आदमी नहीं करता था, उसको कौन करते थे, सारे लोग मिलके काम करते थे। और जब सारे लोग मिलके काम करते हैं तो उस मिलके काम करने वाले एफर्ट को हम क्या कहते हैं, मिलके काम करने वाले एफर्ट को हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव एफर्ट्स, ठीक है, मिलके काम करने वाले एफर्ट को हम कोऑपरेटिव एफर्ट्स कह सकते हैं। और ये कोऑपरेटिव एफर्ट्स जो थे बड़े इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इन कोऑपरेटिव एफर्ट्स के चलते ही लोकल गवर्नमेंट जो है वो ग्रो होती है, ठीक है, कोऑपरेटिव एफर्ट्स के चलते ही लोकल गवर्नमेंट ग्रो होती है, अकम्पनीड बाय द राइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। और अब दिखती बात है कि 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनको आपस में रूल्स बनाना होंगे कि कौन कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन तब चलेगा, ठीक है। दिस मेड अप दी पॉसिबिलिटी ऑफ अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इसी तरह से अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट की अपने लोकल इश्यूज को निपटाने के लिए लोगों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया होगा, उन्होंने आपस में रूल्स वगैरह सेट किए होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में आपको अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट का एविडेंस देखने को मिल जाता है, समझे। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट का एविडेंस देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? फाइन। द स्टेप पिरामिड एट सकारा, ठीक है, स्टेप पिरामिड आप जैसे देखोगे तो सकारा भी एक साइट है, एक सिटी था, ठीक है, वहां पे आपको स्टेप पिरामिड देखने को मिलते हैं। आ जाओ, अब इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है चैप्टर का, ठीक है। देखो क्या है, तो ओवर टाइम पावरफुल इंडिविजुअल कॉल्ड फेरोज इमर्ज्ड एज द रूलर ऑफ इजिप्ट। तो हमने देखा कि कैसे खेती करते थे, खेती करने के साथ साथ में अब आप इवेंचुअली क्या होगा कि छोटी गवर्नमेंट्स बनी होगी, कुछ लोग जो है सोसाइटी में ग्रो करते चले गए होंगे, तो टॉप पे पहुंच होंगे, रूलर्स बन गए होंगे। तो ओवर द टाइम अगर आप जैसे देखोगे तो ओवर द टाइम क्या है, जो पावरफुल इंडिविजुअल्स थे इजिप्शियन सोसाइटी में, उन इजिप्शियन सोसाइटी के जो पावरफुल लोग थे, उन पावरफुल लोगों को क्या कहा गया, फेरोज कहा गया, ठीक है। तो पावरफुल पीपल इमर्ज्ड एज द रूलर ऑफ इजिप्ट, जिन्हें फेरोज कहा गया। फेरोज मतलब जो भगवान के उपाधि पा गए। तो आफ्टर देयर डेथ, अब जब ये जैसे आप देखेंगे तो ये सबसे पावरफुल जो रूलर्स थे फेरोज थे, तो ऐसा माना जाता था ये तो बहुत पावरफुल लोग हैं, इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु होने के बाद वापस भी आएंगे, ठीक है। तो आफ्टर देयर डेथ दीज फेरोज वर बरीड डीप अंडरग्राउंड
एंड अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड, ठीक है, मस्तबा। ठीक है, मस्तबा क्या है, तो जैसे कब्र होती है तो वैसे ही क्या है, मस्तबाज बनाए जाते थे फेरोज के लिए, फेरोज के मर जाने के बाद में, ताकि इन पावरफुल पीपल को, इजिप्शियंस बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर डेथ, कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है। ठीक है, तो इजिप्शियंस क्या करते थे, ऐसे रेक्टेंगुलर गड्ढे बनाते थे और इन गड्ढों में क्या किया जाता था, फेरोज की जो बॉडीज थी उनको डाला जाता था, और इन गड्ढों को, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को क्या कहा जाता था, मस्तबा कहा जाता था। और मस्तबा वॉज प्लेस्ड ओवर दी बरियल चैम्बर्स। ग्रेजुअली दीज मस्तबाज वर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ दी अदर टू फॉर्म अ पिरामिड। ठीक है, अब वो जो रेक्टेंगुलर मस्तबाज बनाए गए, इनके ऊपर और एक के ऊपर एक बनाते चले जाते थे, फिर दिस लीड टू दी स्टेप बाय स्टेप पिरामिड, और ये स्टेप बाय स्टेप पिरामिड का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो वन प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ सच पिरामिड इज पिरामिड ऑफ, ये स्टेप पिरामिड ऑफ सकारा आपको देखने को मिल रहा है, स्टेप पिरामिड ऑफ सकारा। ठीक है, तो the pyramids were built primarily because the Egyptians believed that each person had a ka, ठीक है, a spiritual double। a ka मतलब क्या होता है, spiritual double। देखो एक एक शब्द जो है, शब्द का महत्व है यहाँ पे। ठीक है, इजिप्शियंस का यह मानना था कि हर व्यक्ति का एक स्पिरिचुअल डबल होता है, अका होता है। अका मतलब क्या होता है, अका यानी कि मैं शरीर में हूं जब तक एक इंसान हूं, मृत्यु के बाद जैसे आत्मा का कंसेप्ट होता है ना, मृत्यु के बाद भी मेरा एक जीवन होगा। तो द स्पिरिचुअल डबल मतलब क्या होता है कि एक मैं शरीर के फॉर्म में तो हूं और एक आत्मा के फॉर्म में भी हूं, और ये शरीर जो है जीने तक एक है, जीने के बाद दूसरा है। ठीक है, तो ये जीने के बाद जो दूसरा शरीर बनेगा मेरा, इस जीने के बाद जो दूसरा शरीर बनेगा उसको मैं अका कह रहा हूं। दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अका दैट लिव्ड वन आफ्टर डेथ इफ द बॉडी वॉज प्रिजर्व थ्रू ममीफिकेशन, है ना। तो अब दिखती बात है कि मेरा स्पिरिचुअल डबल है, तो जब तक जिंदा हूं, शरीर में जान है, तब एक व्यक्ति हूं, मरने के बाद भी मैं दूसरा व्यक्ति हूं। तो देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, और उस लाइफ आफ्टर डेथ को अगर पॉसिबल करना है तो पॉसिबल कब होगा, वो पॉसिबल होगा ममीफिकेशन के थ्रू। ठीक है, ममीफिकेशन क्या है, तो ममीफिकेशन समझ लो यहां पे, तो ममीफिकेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूविंग द इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेप्ट द हार्ट एंड ड्राइंग द बॉडी विथ नेट्रॉन। ठीक है, द बॉडी वॉज देन ऑयल्ड, wrapped in linen strips, placed in the coffin and buried with ritual। मतलब ममीफिकेशन में क्या करते थे, मैं तुम्हें बता रहा हूं एक बहुत, अब ममीफिकेशन समझाता हूं मैं तुम्हें। ऐसे नाक में एक लिक्विड डालते थे, तो नाक में लिक्विड जाता था, तो नाक में लिक्विड जाके पूरे ब्रेन में चले जाता, जैसे कभी कभी पानी से जाता ना, अपने को लगता है कि यार पानी घुस गया यहाँ पे, तो नाक में लिक्विड डालते थे और वो यहाँ सिर में चले जाता था, वो बॉडी को उल्टा करके रखते थे और फिर सीधा करते थे, तो दूसरे नाक के नेजल से ये ब्रेन जो है ना, ये ब्रेन पूरा पिघल के निकल के आ जाता था। और इजिप्शियन पिरामिड्स में उसे स्टोर करके रखा है, ब्रेन, ये ब्रेन को स्टोर करके रख लिया है। तो बॉडी रहेगी, स्केलेटन तो है, स्केलेटन के अंदर से ब्रेन निकाल लिया है, लिवर निकाल लिए, आते निकाल लिए। तो अलग अलग टेक्निक थी। ठीक है, अलग अलग टेक्निक थी, और उन अलग अलग टेक्निक्स में आपको क्या देखने को मिल रहा था कि बॉडी के अंदर से सारे ऑर्गन्स निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, रिमूविंग द इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेप्ट द हार्ट, हार्ट बॉडी में ही रह जाएगा। ठीक है, हार्ट बॉडी में ही रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता था, उसके बाद में फिर क्या किया जाता था कि अब बॉडी बच गई, हार्ट रह गया अंदर, ममीफिकेशन समझा रहा हूं। फिर नेट्रॉन एक पदार्थ होता है जिसकी मदद से शरीर को सुखाया जाता है, सुखा दिया जाता है। अब शरीर को सुखा दिया जाता था, ड्राई पापड़ का जैसा कर दिया जाता था। देन दी बॉडी वॉज ऑयल्ड। ठीक है, बॉडी को फिर क्या किया जाता था, ऑयल लगा के, ऑयल लगाने के बाद में लेनिन का जो कपड़ा होता है, उस कपड़े से क्या किया, बॉडी के ऊपर पूरा पट्टी लगा दी जाती थी। ठीक है, तो बॉडी के ऊपर पूरा पट्टी लगा दी जाती थी, और उस पट्टी में रैप करने के बाद में जो शरीर बना हुआ ऐसे मम्मी आती थी ना जो, तो उस मम्मी को क्या किया जाता था, कॉफिन में सुला दिया जाता था। ठीक है, कॉफिन में सुला दिया जाता था, एंड इट वाज बरीड विद द रिचुअल्स। सामान रख दिया जाता था, साथ में शहद वहद रख दिया जाता था कि ये जो मृत्यु के बाद का जीवन है आगे का, ठीक है, अका जो है, तो मृत्यु के बाद का जो जीवन है, उस जीवन को क्या किया जाएगा, उस जीवन को ये बॉडी आगे जब जिएगी तो इस तरह से जिएगी। ममीफिकेशन समझ में आया? बताओ, फटाफट बताओ। जैसे आप देखो, ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर में लुक एट द सोशल हायरार्की पिरामिड इन द इमेज। व्हाट वर द सोशल क्लासेस ऑफ अर्ली इजिप्ट?
व्हाट वर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, व्हाट कुड हैव बीन द टिपिकल डेली रूटीन ऑफ द पीपल फ्रॉम ईच क्लासेस। तो जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे फेरोज मतलब जो रूलर होगा सबसे टॉप पे है वो उस पिरामिड में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नोबल्स एंड प्रीस्ट को सेकंड लेवल पर रख दिया, फ्री लैंड होल्डर्स, आर्टिस्ट एंड मर्चेंट्स हो गए जो अपना खुद से काम कर सकते थे, फिर सर्व्स एंड स्लेव्स सबसे नीचे हुआ करते थे। अब ऑब्वियस है कि अलग अलग सोशल क्लासेस थी, ये सबसे निम्न स्तर पर थे, इनसे काम करवाया जाता था, इनको लेबर बना के रखा जाता था, ठीक है। बीच वाले जो फ्री लैंड होल्डर्स थे, आर्टिशियंस थे, मर्चेंट्स थे, जो अपना खुद का जीवन जीते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते जो इनको सबको कंट्रोल करते थे, और मेन रूलर फेरोज हुआ करते थे, फेरोज, ठीक है। क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर है यहां तक? टेल मी फास्ट। यहां तक क्लियर है ना? एक पेज और बजरा पढ़ा दूं क्या है? क्या कहते हो? फिर उसके बाद में क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चंस कल करवा दूंगा, और चाइनीज सिविलाइजेशन अपना फिर चालू हो जाएगा। पढ़ लो तो फटाक से, ठीक है। तो डेली आइटम्स यूज्ड बाय द इजिप्शियंस, देखो डेली आइटम्स यूज्ड बाय द इजिप्शियंस, तो ये कांस की चप्पल बना के रखी थी उन्होंने, ठीक है। ये स्टोरेज के लिए था, ये पोर्ट्री थी, तो पोर्ट्री तो हर जगह की रहती है। अभी 2 मिनट लगेंगे बेटा बस, पोर्ट्री तो हर जगह रहती है। ऑब्जर्व द इमेजेस गिवन अबव, व्हाट डू यू टेल अबाउट द इजिप्शियन फैशन। फैशन सेंस बताओ तुम, तो उनका फैशन सेंस आपको क्या देखने को मिल रहा है? विच सोशल क्लास डू यू थिंक यूज दीज आइटम्स। तो आप ऑब्वियसली चप्पल तो जो टॉप सोशल क्लास के लोगों, फेरोज वगैरह जो हुआ करते होंगे उन्होंने यूज किया होगा। व्हाट क्लू इन द इमेज हेल्प यू टू मेक दिस गेस। अब आप ऑब्वियस है कि देखो जैसे चप्पल जो हो गया, स्टोरेज का ये हो गया, ये और जैसा भी डेकोरेटेड पॉट है, तो ये क्लू हमें बताता है कि लग्जरी चीज है ये, ठीक है। ये लग्जरी चीज, और लग्जरी चीज तो अपर क्लास मतलब जो उस सोसाइटी में अपर क्लास के लोग थे वही यूज कर सकते थे। ट्राई टू एक्सप्लेन योर रीजनिंग बेस्ड ऑन दी मटेरियल, डिजाइंस और एसेसरी शोन इन दी पिक्चर, जो मैंने आपको बता दिया है ना। अब देखो क्या है, अर्ली इजिप्शियंस एंजॉयड लीजर एक्टिविटी एज वेल, ठीक है। दे स्वैम, दे कैनोड, प्लेड बोर्ड गेम्स एंड इवन एंजॉयड म्यूजिक एंड डांसिंग। तो अर्ली इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो जैसे आप देखेंगे तो पेपेरस से हमें क्या पता चलता है कि उस समय पे बोर्ड गेम्स खेला करते थे, औजा, ठीक है, हाथ में बुला लेते थे, ठीक है। दे स्वैम और दे कैनोड, तो जैसे कैनोइंग होती है ना, नाव की रेस जो लगाई जाती है, तो नाव की रेस वगैरह भी लगाते थे, उसके भी एविडेंस मिल रहे हैं हमारे को, ठीक है। म्यूजिक और डांस उस समय पे होता था। फेस्टिवल्स वर सेंट्रल टू द अर्ली इजिप्शियन कल्चर, डेडिकेटेड टू द गॉड्स एंड द फेरोज रूल, ठीक है। तो म्यूजिक होता था, फेस्टिवल होता था, और उन इजिप्शियन फेस्टिवल्स में वो क्या करते थे, जो अलग अलग स्पिरिट गॉड्स होते थे उनके, मौत के देवता, मृत्यु के देवता और जीवन के देवता, अलग अलग देवता होते थे, उनकी पूजा करते थे। फेरोज जो रूलर्स होते थे उनको भी भगवान माना जाता था। ईच गॉड हैड अ फेस्टिवल इन विच देयर स्टैच्यू वाज परेडेड, ठीक है, उनकी स्टैच्यू निकाली जाती थी और पूरे शहर में घुमाई जाती थी, अकम्पनीड बाय द म्यूजिक प्लेड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स सच एज द सिस्ट्रम। सिस्ट्रम क्या एक तरह का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उस पे फटाफट करवा दे रहा हूं। सिस्ट्रम एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, ठीक है, तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे गाना बजाया जाता था। फेस्टिवल्स ऑल्सो सेलिब्रेटेड रेन ऑफ फेरो, ठीक है, कोई रूलर ने कितने समय तक रूल किया, जैसे तुतेन खामेन का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो किसी रूलर ने अगर लंबे समय तक रूल किया, किसी फेरो ने, तो उसके रेन को, उसके टाइम पीरियड को भी सेलिब्रेट किया जाता था। फाइन, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि सेद फेस्टिवल जो है, सेद फेस्टिवल वाज हेल्ड टू मार्क द किंग्स 30 ईयर ऑन द थ्रोन। अगर कोई राजा 30 साल तक रूल करता था तो सेद फेस्टिवल बनाया जाता था। दिस ग्रैंड इवेंट शोड द पीपल्स डीप रेवरेंस फॉर देयर गॉड्स एंड रूलर्स, ठीक है। भगवान को और रूलर को एक उपाधि दी जाती थी। इनफैक्ट रूलर के मरने के बाद ये माना जाता था वो भगवान ही बनेंगे, उनका ममिफिकेशन वगैरह, पिरामिड वगैरह बनाया जाता था बकायदा, ठीक है। तो वो सारा प्रैक्टिस फॉलो किया जाता था। अब अगर आगे जैसे देखेंगे हम, तो डू नॉट मिस में एक चीज क्या है कि इजिप्शियन वुमेन के बारे में बताया गया कि इजिप्शियन वुमेन इन जनरल एंजॉयड मोर राइट्स देन देयर ग्रीक और रोमन काउंटर पार्ट। तो ग्रीक कल्चर जब चल रहा था, ठीक है, रोमन कल्चर जब चल रहा था, तो ग्रीक या रोमन काउंटर पार्ट्स की विमेन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी स्थिति विमेन की थी। तो यहाँ इक्वालिटी ज्यादा थी मेन विमेन में इजिप्ट में, ठीक है, एज दे कुड ओन प्रॉपर्टी एंड रन बिजनेसेस। इनफैक्ट विमेन रूलर्स भी हुई है, विमेन रूलर्स भी हुई है। फॉर इंस्टेंस जैसे आप देखो, ये मूवी देखी होगी आपने, क्लियोपैत्रा वाली, ठीक है, 69 से 30 BC तक क्लियोपैत्रा जो थी, तो क्लियोपैत्रा वाज
ट्रेन्ड फ्रॉम चाइल्डहुड टू रूल, शी बिकेम क्वीन एट द एज ऑफ 18। ठीक है, क्लियोपैत्रा को ऐसा कहा जाता था क्या कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन रही है ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में वो 3100 BCE से लगा के एक लंबे समय तक क्या कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलती है। 3100 BCE से एक लंबे समय तक कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलती है। कॉफिन मतलब ताबूत को कहा जाता है, जो वो होता है ना कब्र, उसको कॉफिन कहा जाता है, कब्र का जो डब्बा होता है। क्लियर हुआ? तो ये था इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये था इजिप्शियन सिविलाइजेशन। कल इजिप्शियन सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस देता हूं, चलो होमवर्क में भी दे दूंगा, कल करवा भी देंगे। और फिर अपन चाइनीज सिविलाइजेशन को उठाएंगे। कल हमारी क्लास नहीं है लेकिन, तो हम मंडे के दिन इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, व्हाट विल डू, मंडे के दिन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। कोई डाउट? क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं ना? क्लियोपैत्रा, इसकी मूवी देखी तुमने? इजिप्शियन सिविलाइजेशन को जैसे पढ़ोगे ना तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जैसे रूलर्स आए, उनके ममीफिकेशन हुआ, सारा सब कुछ, तो और बड़ी मिस्टीरियस रही है कि ये जिस तरह से लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास रखते थे, सारी चीजें, तो बड़ा मिस्टीरियस रहा इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, चलो कल मिले, मतलब अब मंडे मिलेंगे दोस्तों, तो मंडे के दिन अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसके बाद में नया चैप्टर अपन सिविक्स का उठाएंगे। इस चैप्टर का फिर मैं तुम्हें WP वगैरह भी रेडी करवा के दे देता हूँ, नोट्स वगैरह भी रेडी करवा के दे देता हूँ, है ना। चलो, तो हमने ब्रॉन्ज